हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों के वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और 15 फरवरी को पहला पेपर हिंदी विषय का है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय का सैंपल पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि इस बार जो है हरियाणा बोर्ड ने आपके क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बदलाव किया था सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करने की वजह से, और इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 और 24 का है, यानी कि करंट सेशन के लिए है। 11वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है खंड ए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पूर्व और पश्चिम के मिलन को आवश्यक क्यों माना गया है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल की साधना द्वारा क्या किया जाना संभव है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन क, धरती के जीवन को स्वर्गीय बनाना। स्वर्गीय बनाने का मतलब है यहाँ पर स्वर्ग के समान बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त कैसे रख सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ख, प्रकृति के प्रति सहयोग, कृतज्ञ तथा सदाशय का भाव रखकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से किसके दूर होने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ग, पश्चिमी अध्यात्मवाद की विपन्नता की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आध्यात्मिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन क, पश्चिम में आध्यात्मिक विपन्नता नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है और इसके नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर के चरणों को छूने के लिए डैश ललायित रहता है? तो आंसर आएगा हिमगिरी का मस्तक। तो ऑप्शन ग है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखें, पद्यांश में जगत पिता किसे कहा गया है? तो आंसर आएगा ईश्वर को। ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ग, ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर नतमस्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मिलान वाला है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ख, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, इस पंक्ति के रोम रोम में डैश अलंकार है? तो आंसर आएगा इसका पुनरुक्ति प्रस्काश। और उसके बाद यहाँ पर चॉइस में भी दिया गया है एक, एग्ज़ाम में आपको एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी के समय आपको दोनों तैयार करने चाहिए। इसके नीचे भी जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ख, सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देने के कारण। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वर्ग के सदृश क्यों कहा गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन क,
क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता, सुख और आनंद का अनुमान हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, कवि ने भारत की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो आंसर में आएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किन पंक्तियों से पता चलता है कि भारत विश्व का शिरोमणि है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन घ, क और ग दोनों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन क, देश को सम्मान देने के लिए समुद्र बार बार उसके चरण स्पर्श कर फूला नहीं समाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पद खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य की बाद में डैश दशा होती है? तो आंसर आएगा पछतावे वाली, ऑप्शन ख जो है आंसर होगा। अगला है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो से डैश आशय हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन क, सार तत्व ग्रहण करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवित्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ग, भौतिक सुखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण डैश समाज संकट में है? तो इसका आंसर आएगा आदिवासियों का, ऑप्शन घ आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? तो ये आएगा ऑप्शन ख, अलोपीदीन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था? तो आंसर आएगा इसका ट्यूशन न लेने पर, यानी कि ऑप्शन घ, ट्यूशन न लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक देने के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ साहित्य की डैश विधा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन घ, संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ख, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बे से सुमेलित यानी कि मिलान वाले क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ख, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, यानी कि इनको मिलाना है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के डैश प्रकार का उदाहरण है? तो इसमें आएगा आंसर में समूह संचार, यानी कि ऑप्शन क जो है आंसर है। उसके बाद तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो है संपादन के सिद्धांत, ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डायरी से संबंधित कथनों में से सही कथन छांटिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ख, डायरी नितांत वैकित रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतीत में होने वाली घटनाओं को डैश तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर आएगा फ्लैशबैक, ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में समाचार माध्यमों में किन समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है?
तो आंसर आएगा मज़ेदार और रोमांचक समाचारों को। ऑप्शन घ जो है आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है वितान भागवन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर निबंध का मुख्य लक्ष्य डैश है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख, लता जी की गायकी की विशेषताओं को बताना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की रजत बूंदे निबंध में कुई में चिकनाई का काम करते हुए चिजारों बाहर कब आते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन क, पत्थर की पट्टी आते ही। अगला क्वेश्चन है 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लगभग कितना रस्सा चाहिए। तो आंसर आएगा 15 हाथ। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन क, आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है लता के डैश के कारण संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, यही नहीं लोगों का डैश की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ख, चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखें पंचामृत में डैश समास है। तो इसका आंसर बनेगा दिघु, ऑप्शन घ। उसके बाद है निम्नलिखित में कॉलम ए को कॉलम बी के शब्दों को उचित संधि से मिलान कीजिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन क, वह 10 आम लेकर आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक सेब की पेटी ले आना इस वाक्य में डैश दोष हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन क, शब्द क्रम संबंधी। अगला क्वेश्चन है लंबोदर का विग्रह पद होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन क, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी। अगला क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 5 यम का सही चुनाव कीजिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ख, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है समा किसके व्यक्तित्व को शोभा देती है। तो आंसर है ऑप्शन घ, शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल डैश तीर्थंकर हुए हैं। तो आंसर आएगा इसका 24, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब में विश्व बंधुत्व के बारे में डैश कहा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा ऑप्शन क, सभी एक समान है, कोई भला या बुरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कॉलम ए वही मिलान वाला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ग, पहले के तीसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ। यहाँ से खंड ब शुरू होता है और 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि इसको पढ़ना है, इसका पहले प्रसंग लिखना है और फिर इसकी व्याख्या करनी है। आंसर देखें, मैंने इसका आंसर जो है नोटबुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले प्रसंग है, प्रसंग देखें। इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हुए उनके प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा कृष्ण से दूर होकर बेकार के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। उसके बाद फिर व्याख्या है। व्याख्या के अंदर यह बताया गया है कि मीराबाई कहती है कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले यानी कि उठाने वाले
भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कोई अन्य मेरा स्वामी नहीं है। मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है। मैंने अपने स्वामी की आराधना और उनकी प्राप्ति हेतु अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है, तथा अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने संतों के पास बैठ बैठकर अपनी लोक लज्जा का भी त्याग कर दिया है, पर मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने स्वामी के प्रति जिस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं रूपी जल से सींचा था, अब वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, तथा निश्चय ही अब उस बेल पर आनंद रूपी फल लगे हैं। कहने का भाव यह है कि शीघ्र ही उनका अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से मिलन होगा। उसके बाद मीराबाई पुनः कहती है कि मैंने बड़े प्रेम से दूध का दही बनाकर उसे मथा है। इस प्रक्रिया से प्राप्त घी यानी कि श्री कृष्ण जी का प्रेम मैंने अपने पास रख लिया है, तथा इससे प्राप्त छाछ को मैंने छोड़ दिया है। कहने का भाव यह है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी भक्ति से संबंधित बातों को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर तो खुश होती हूँ, परंतु जब मैं कृष्ण विमुख संसार को व्यर्थ के कामों में लगा देखती हूँ तो मुझे उन पे रोना आता है, अर्थात उन्हें बड़ा दुख होता है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे कृष्ण अब आप ही मुझे भवसागर से पार लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद इसमें जो है चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेंजे की तरह है, स्टेंजा है ये और नीचे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कवियत्री और कविता का नाम लिखिए। तो कवियत्री है निर्मला पुतुल और जो कविता है, कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवियत्री किन गीतों को बचाने की बात कहती है। तो आंसर में आएगा खुशी के समय हमारे मुख से फूट पड़ने वाले गीतों को, यानी कि खुशी के समय पर जो हमारे मुख से गीत निकलते हैं उनको बचाने को कहती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कवियत्री ने बच्चों, पशुओं और बुजुर्गों को क्या प्राप्त करने की बात की है। आंसर देखें। आंसर में आएगा बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास और बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक शांति की प्राप्ति हो सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवियत्री ने किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है। तो आंसर में आएगा, तो कवियत्री ने जो है वातावरण पर चिंता व्यक्त की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में आएगा शांत रस, छंद मुक्त, अनुप्रास व पुनः रुक्ति, प्रकाश अलंकार, खड़ी बोली आदि। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी जो है प्रसंग है वो कविता के तौर पर था, ये पाठ के तौर पर है, पाठ की तरह है, इसको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं और चॉइस में भी एक है। इसमें जो है पैसेज की तरह है, पढ़ना है और इसको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने हैं और इसका जो है पोएम की तरह सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले प्रसंग लिखना है फिर उसकी व्याख्या करनी है। प्रसंग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर पहले प्रसंग है, इस लेख में लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ा है। इन पंक्तियों में लेखक बिछुड़न के समय भारतीयों की मनोदशा का वर्णन कर रहा है तथा लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य कर रहा है। व्याख्या में देखिए। अब व्याख्या के अंदर है, लेखक कहता है कि भारतीय समाज में बिछुड़ने के समय को करुणा जगाने वाला माना जाता है। आज आपको भी भारत से अपने देश जाते देखकर हम सभी भारतवासियों को बहुत दुख हो रहा है। जब अंग्रेजों की संसद ने आपको दूसरी बार भारत का वायसराय बनाकर भेजा था, उस समय भी भारतवासियों के मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी।
भारत की जनता चाहती थी कि लॉर्ड कर्जन को दूसरी बार वायसराय बनाकर यहाँ ना भेजा जाए, लेकिन आप दूसरी बार भी वायसराय बनकर भारत आए, जिसके कारण भारतवासी बहुत दुखी हुए थे। वे हर समय यही प्रार्थना करते थे कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपने देश में चले जाए। पर यह दुख की बात है कि आपको यहाँ से जाते देखकर भारतीयों के मन में अब प्रसन्नता के स्थान पर दुख उत्पन्न हो रहा है, यानी कि खुशी होने के बजाय दुख उत्पन्न हो रहा है। इस घटना से हमें पता चलता है कि बिछुड़ते समय लोगों के मन में करुणा ही उत्पन्न होती है। बिछुड़ने का यह समय बहुत पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। ऐसे समय में मन से शत्रुता के भाव निकल जाते हैं और वहाँ शांत रस का आगमन हो जाता है। उसके बाद ये पैसेज है, नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, लेखक व पाठ का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा लेखक जोशी, यानी कि जो लेखक है वो है शेखर जोशी, और पाठ का नाम है गलता लोहा। दूसरा क्वेश्चन है, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच कर दिया था? तो आंसर में आएगा, मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंशीधर जी ने क्या स्वप्न देखना आरंभ कर दिया था? तो आंसर आएगा इसका, बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखने लगे थे, यानी कि बड़ा आदमी बनने के सपने देखने लगे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंशीधर जी की हार्दिक इच्छा क्या थी? तो आंसर में आएगा, मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करें। और उसके बाद पांचवा है, वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में क्या बाधा थी? आंसर आएगा, गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो पहला है इसके अंदर, आपके इलाके में आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, इससे संबंधित मंडलाधीश को एक पत्र लिखिए। आंसर देखें इसका। तो आपको आंसर में लिखना है, सेवा में श्रीमान उपमंडलाधीश, शहर का नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह कै खे गे और नगर और तारीख लिखनी है। विषय है, इलाके में आवारा पशुओं के आतंक को दूर कराने हेतु पत्र। उसके बाद है, महोदय विनम्र निवेदन यह है कि मैं अनाज मंडी के निकट खजानवी के मोहल्ले में रहता हूँ, खजांची के मोहल्ले में रहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आवारा पशुओं द्वारा मचाए जा रहे आतंक की ओर दिलाना चाहता हूँ। अनाज मंडी के निकट होने के कारण यहाँ आवारा पशु जैसे सांड, कुत्तों आदि की भरमार है। गाय, सांड जैसे जानवरों के कारण लगभग रोज़ 2-3 घटनाएं होती रहती हैं। विशेषकर रात के समय में ये जानवर सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसी प्रकार आवारा कुत्तों व बंदरों ने भी यहाँ के लोगों का जीवन दूभर कर रखा है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला, चिड़ियाघर या किसी दूर दराज के क्षेत्र में भिजवाया जाए, ताकि यहाँ के निवासी विशेषकर बच्चे व महिलाएं इनके आतंक से बच सके। शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय नाम लिखना है और उसके बाद एड्रेस लिखना है। उसके बाद इसमें दूसरा है, आप साक्षी हैं, आपके भैया भाभी की शादी की पहली सालगिरह है, इसके लिए दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं, संदेश भेजें। आंसर देखें। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, प्रिय भाई रोहित, रोहन एवं भाभी शीला, अगले सप्ताह 5 जुलाई को आप दोनों की शादी की पहली सालगिरह होगी। मैं चाहती थी कि खुशी के अवसर पर मैं आप दोनों को अपने हाथों से भेंट व आशीर्वाद देती, लेकिन तान्या की तबीयत ठीक नहीं है, अतः मैं आने में असमर्थ हूँ, परंतु मेरा मन आप दोनों के पास ही रहेगा। मैं आप दोनों को शादी की पहली सालगिरह पर हार्दिक बधाई देती हूँ। ईश्वर करे कि आप दोनों की जोड़ी युगों युगों तक हंसती खेलती रहे। आपकी बड़ी बहन साक्षी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ग, निम्नलिखित चित्र में नौकरी के लिए आपकी
योग्यता अनुसार कुछ पदों का विज्ञापन हुआ है, उसके लिए सवर्त लिखे यानी कि बायोडाटा देना है। और ये चित्र है, इस चित्र के अनुसार जो है आपको बायोडाटा देना है। आंसर देखें अब। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको सवर्त यानी कि बायोडाटा यहाँ पर लिखना है। नाम बताना है अपना, अमित कुमार पिता का नाम, किशोर कुमार, फिर माँ का नाम लिखना है सुनन्या देवी, जन्म तिथि लिखनी है, वर्तमान पता लिखना है, एड्रेस लिख देना कोई भी एक। उसके बाद स्थायी पता जो ऊपर है वही, टेलीफोन नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद है ईमेल। उसके बाद फिर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के अंदर जो नंबर हैं वो दिखाने हैं। 10वीं में 2006 में की थी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से की थी, 80% नंबर आए थे। इसी तरह से 12वीं के हैं, क्योंकि जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बायोडाटा देना पड़ता है, तो बायोडाटा का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है। और अन्य संबंधित योग्यताएं, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, अनुवाद में डिप्लोमा और फोटोग्राफी व कैमराग्राफी में दक्षता महारत हासिल है। उसके बाद बताना है 2 साल का अनुभव है और फिर तारीख लिखनी है और स्थान लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाइए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखें, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर इनके अनुसार लिखना है इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साए में धूप गजल का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें दोनों के। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें तो आंसर में आएगा कबीर दास का कहना है, ये सह बनेगा कबीर दास। कबीर दास का कहना है कि ईश्वर एक ही है, उसी का स्वरूप सभी जीवों में विद्यमान है। वह जीव ईश्वर ज्योति स्वरूप है तथा इनका कोई रूप और आकार नहीं है। इसके समर्थन में कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य जीवों के शरीर का निर्माण एक ही वायु, एक ही जल आदि पंच तत्वों से हुआ है। उसके बाद दूसरे का आंसर देखें, साए में धूप श्री दुष्यंत कुमार जी का यह एक प्रसिद्ध गजल संग्रह है। यह न केवल एक उद्देश्यपूर्ण गजल है अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आम आदमी के टूटे हुए सपनों एवं राजनीतिक अव्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य प्रहार भी है। इस गजल के माध्यम से जहां कवि ने आम आदमी की पीड़ा, मजबूरी, शोषण, जीवन के लिए समझौता एवं इन सब को अपनी नियति मानकर चुप रहना जैसी भावनाओं को मुखरित किया है, वहीं राजनीतिक पूंजीवादियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, वादा खिलाफी, शोषणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाइए गए अंक के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। 13वें के पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। पहले इसके अंदर जो है मुंशी वंशीधर की 3 चारित्रिक विशेषताएं बतानी थी। तो पहला है ईमानदार, यानी कि वो ईमानदार थे। दरोगा वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका ईमान हजारों रुपयों की रिश्वत के आगे भी नहीं डगमगाता। उसके बाद है कर्तव्य परायण, मुंशी वंशीधर कर्तव्य परायण हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। वे रात के समय भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं तथा भ्रष्ट व्यापारी पंडित अलोपीदीन के तमाम प्रलोभनों को ठुकराते हुए उन्हें गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद स्वाभिमानी, मुंशी वंशीधर स्वाभिमानी व्यक्ति भी हैं। विभाग से मुअत्तल हो जाने के बाद भी वे किसी के सामने न तो गिड़गिड़ाते हैं और न ही अपने द्वारा किए गए कर्तव्य पर किसी प्रकार का पश्चाताप करते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन था भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें।
इस पाठ का मूल उद्देश्य भारत माता शब्द एवं भारत माता की जय नारे का अर्थ स्पष्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखें। इस पाठ का मूल उद्देश्य भारत माता शब्द एवं भारत माता की जय नारे का अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि भारत माता और भारत माता की जय का जो नारा है इसका अर्थ बताना इसका जो है मूल उद्देश्य है। लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया है कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत ही भारत नहीं है, अपितु करोड़ों की संख्या में इस देश में रहने वाले लोग भी भारत माता हैं तथा उन सब चीज़ों के साथ इन करोड़ों लोगों की जय ही भारत माता की जय है। इसके अलावा इस पाठ का उद्देश्य स्वराज की लड़ाई को आगे बढ़ाना, भारतवर्ष के तत्कालीन किसानों की समस्याओं को उठाना, किसानों को देश विदेश की जानकारियां देकर उन्हें संसार से परिचित कराना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाएं, दिए गए अंक के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर तातुस के घर आकर बेबी सुखी थी फिर भी वह उदास क्यों हो जाती है। आंसर देखें दोनों क्वेश्चनों के। आंसर देखें पहले वाले का। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य है राजस्थान में कम पानी की बढ़ रही समस्या के निदान हेतु, यानी कि राजस्थान के अंदर जो कम पानी की समस्या है उसके समाधान हेतु, निदान का मतलब होता है समाधान हेतु, वर्षों से चली आ रही कुएं निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना। कुइयाँ भूजल से ऊपर तथा पृथ्वी के ऊपर प्राप्त जल से इतर मीठे पानी का एक अद्भुत स्रोत है, यानी कि यहाँ इन कुइयों के अंदर, कुइयों के जो अंदर होता है मीठा पानी पाया जाता है पीने योग्य, जो वास्तव में वर्षा का ही पानी है, यानी कि कुइयों के अंदर जो होता है वो वर्षा का पानी होता है। खड़िया मिट्टी की परत के बीच में आ जाने के कारण वह जल भूमि में समाने के बावजूद खारे भूजल से जाकर नहीं मिलता है, यानी कि कुइयों का जो पानी होता है वो खारे जल से नहीं मिलता है। इस वजह से वो कुइयों का जो पानी होता है वो खारा नहीं होता, पीने लायक होता है, मीठा पानी होता है। अपितु भूमि के अंदर ही अंदर खड़िया खुले मुंह से हवा के प्रवेश के कारण पुनः बूंदों में बदलकर रिस रिस कर कुएं में इकट्ठा होता है। पानी का यह स्रोत राजस्थान के अनेक जिलों जैसे चूरू, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर का प्राण तत्व है। अगले क्वेश्चन का आंसर देखें। भले ही तातुस के घर आकर बेबी को बहुत सुख मिला क्योंकि अब उसके पास रहने का ठिकाना था, उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे, फिर भी वह अपने सबसे बड़े बेटे को याद करके उदास हो जाती थी। उसे पिछले 2 महीने से अपने बड़े बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसका बेटा कहाँ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्याकरण के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है पैसेज और इसके नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नारी किस किस रूप में नर में शक्ति जगाती है। उसके बाद दूसरा है नारी को फूल सी कोमल व वज्र सी कठोर क्यों मानी जाती हैं। और तीसरा है नारी दुर्गा का रूप कब धारण कर लेती हैं। और उसके बाद इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है गुण संधि को उदाहरण सहित सब परिभाषित कीजिए। आंसर देखें। तो यहाँ पर आंसर देखें माता, बहन, पत्नी और पुत्री के रूप में पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा है ममतामयी होने के कारण फूल सी कोमल और अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए वज्र सी कठोर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखें शोषण व अत्याचारों से बचाव में दुर्गा बन जाती है। और उसके बाद गुण संधि है अवर्ण के बाद इवर्ण, उवर्ण व र आने के कर्मश पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आंसर जो है नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हिंट दिया गया है। उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखें अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सा सपना देखा। आंसर देखें दोनों क्वेश्चनों के। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें नैतिक शिक्षा के।
अहिल्याबाई होलकर का शासन उदारता की नींव पर संचालित था। उन्होंने अपने पति, ससुर व पुत्र की मृत्यु होने पर भी धैर्य न खोते हुए सफलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। उन्होंने प्रजा को कष्ट देने वाले असामाजिक तत्वों को पकड़कर समझाने का प्रयास किया। उन्हें जीवन यापन हेतु जमीनें देकर सुधार का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी प्रजा से न्यूनतम यानी कि कम से कम कर यानी कि टैक्स वसूला तथा यह सुनिश्चित किया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजाहित के कार्यों में ही हो। वे प्रजा के सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती थी तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद की कोई मान्यता नहीं थी। उसके बाद अब्दुल कलाम वाला क्वेश्चन दूसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु एवं मिसाइल संपन्न देश बनाने का सपना देखा। यानी कि भारत को परमाणु और मिसाइल संपन्न देश बनाने का सपना देखा था उन्होंने। हालांकि वे परमाणु हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करते हुए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग तथा अग्नि आदि मिसाइलों को विकसित किया, यानी कि इनको बनाया, इन सभी मिसाइलों को। तथा 1948 में पोखरण में भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया।